नमस्कार विद्यार्थियों, आज समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा विषय है प्रख्यात समाजशास्त्री मैक्स वेबर के नौकरशाही का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हिंदी अनुवाद इसका अधिकारी तंत्र है। आज हम जो देखते हैं, किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं ना, आपको नीचे से आप एक आवेदन करना पड़ता है, फिर वो एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी से तीसरी करते ऊपर तक जाता है, अधिकारी के द्वारा स्वीकृति होती है, फिर वो नीचे आता है। जैसे महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट आपको कॉलेज में लाके देना पड़ेगा। फिर उसके आधार पे आपको फीस जमा, ऑनलाइन फीस जमा हो गई तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन में है। लेकिन अधिकारी तंत्र के तहत आप किसी भी प्रक्रिया के लिए आते हैं, जैसे आप विश्वविद्यालय जा रहे हैं कि मेरे को डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, आपको आवेदन करना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगी, वो आपको जाएगा, फिर वो संबंधित व्यक्ति के पास जाता है, उसमें वो नोटशीट लिखेगा और फिर उसको आगे बढ़ाता है, फिर उसकी जांच पड़ताल होती है, फिर उसके बाद करके धीरे से फिर आता है। मतलब एक बार फाइल ऊपर जाती है अधिकारी तक और फिर उसके बाद नीचे। ये अधिकारी तंत्र कहा गया इसको, क्योंकि अधिकारियों के बीच में टेबल का शासन भी इसको कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को मेज का शासन, टेबल का शासन भी कहलाता है। ये वेबर ही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नौकरशाही तंत्र के विकास की विवेचना की। इसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की गतिविधियों को जानने समझने के लिए हमें किसी ना किसी तरह से अधिकारी तंत्र की आवश्यकता रहती है कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको जानने के लिए ये एक युक्ति संगत सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वास्तव में युक्ति संगत सिद्धांत पर कार्य करता है। ये व्यक्ति के जन्मजात लक्षणों पर नहीं, ये एक सिस्टम पे है। इसमें जरूरी नहीं कि जो राजा है वही राजा बन जाए, नहीं, आप अपनी योग्यता के बल पे उस पद पे आते हैं, फिर आते हैं। इसका आधार है स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण, क्योंकि विशेषता के आधार पे ये चलता है, ये जन्मजात नहीं। जूलियन फ्रेंड ने बताया कि मिस्र, रोमन चर्च, चीन, एशिया, यूरोप, भारत का मौर्य शासन, मौर्य साम्राज्य जो था, यहाँ की जो शासन पद्धति थी वो किसी ना किसी प्रकार से वास्तव में अधिकारी तंत्र का ही रूप थी, उसी अधिकारी तंत्र के हिसाब से चलती थी। ठीक है, वेबर को इसका श्रेय जाता है कि वेबर ने इसको लागू किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वेबर के पहले अधिकारी तंत्र नहीं था। वेबर के पहले भी था, रोमन चर्च में था, मिस्र में था, चीन में था, एशिया में था, हमारे यहाँ के मौर्य साम्राज्य में भी था, ये चीज था। इसमें होता क्या है, अधिकारी के पास अधिकार और सुरक्षा नहीं होती थी। पहले इसमें अधिकारियों के पास अधिकार, उनके अपने अधिकार और सुरक्षा नहीं होती थी, वो मनमाने ढंग से इसको चलाते थे। लेकिन आज कानूनी हक है, आज हम अपनी इच्छा से कार्यालय को नहीं चला सकते। मैं, आपने कोई आवेदन किया तो उसको मैं अपने स्वार्थ के पे बल पे रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझको कोई कानून बताना पड़ेगा, उस कानून के आधार पे ही मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं या स्वीकृत कर सकता हूं। मतलब अपने मन से हम कानून नहीं चला सकते कानून को। ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है नौकरशाही। ये ब्यूरोक्रेसी शब्द है। ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के ब्यूरो और ग्रीक भाषा के क्रेसी शब्द से बना है। दो भाषाएं इसमें, फ्रेंच का ब्यूरो है और आपके ग्रीक भाषा का क्रेसी। ब्यूरो का अर्थ होता है कार्यालय, दफ्तर, है ना, कार्यालय, दफ्तर, विभाग या शासन, जहां से शासन चलता है, या वह दफ्तर या विभाग जिससे किसी न किसी प्रकार से कार्यालय तंत्र चलता है, उसको उसने कहा ये ब्यूरोक्रेसी होती है। वेबर ने इस ब्यूरोक्रेसी को समझाते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी एक स्थायी संगठन है। ब्यूरोक्रेसी एक स्थायी संगठन है जिसमें बहुत से व्यक्तियों का सहयोग रहता है। इसमें एक व्यक्ति नहीं, इसमें बहुत से व्यक्तियों का सहयोग रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। यानी हर व्यक्ति को अपना एक चपरासी, उसके पास विशिष्ट काम है ना, वही फाइल को लाएगा, ले जाएगा। अधिकारी के पास विशिष्ट काम है, वो उसके नीचे के कर्मचारी ने जो कहा है उसका परीक्षण करके आदेश देगा। एक क्लर्क है, उसके पास जब आ जाता है उसको आदेश निकालने का काम होता है। ये सबके पास अपनी अपनी विशिष्टताएं, कई लोगों का काम है, इसलिए इसको टेबल का शासन का है, मेज से मेज। अब ब्यूरोक्रेसी में अब
अब इसकी विशेषताएं देखिए। इसमें क्या होता है, अधिकारियों का पद सोपान क्रम होता है, हायरार्की ऑफ पोस्ट होती है अधिकारियों की, मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, और ऐसे करते हुए नीचे तक आता जाता है। ये प्रशासनिक ढांचा है, ये एक पिरामिड की तरह होता है। आपने देखा ना, पिरामिड होता है, पिरामिड में ऊपर जो होता है उसका बुर्ज जो होता है, चोटी होती है, वो कम होती है, यानी अधिकारी कम होगा, और नीचे आधार में कर्मचारी बढ़ जाते हैं। ये पिरामिड कहलाता है। पिरामिड के तरह से इसका ढांचा होता है। इसमें अधिकारी और कर्मचारी जो है, अधिकारी मतलब ऑफिसर और कर्मचारी एक अवैयक्तिक संबंध है, सत्ता के साथ। सत्ता उनको जोड़ती है, अधिकारी की सत्ता प्रभुत्व की है और कर्मचारी उसके साथ जुड़ा रहता है, तो वो उसकी सत्ता का पालन करता रहता है। तो अवैयक्तिक संबंध होते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास निश्चित स्पेसिफिक कार्य होता है, फिक्स और विशिष्ट, दो चीजें हैं, निश्चित और विशिष्ट, यानी स्पेसिफिक और फिक्स्ड कार्य हर व्यक्ति के पास होता है। जैसे क्लर्क के पास क्लरिकल काम है, वो लिखा पढ़ी करेगा, वो काम उस पर निर्णय नहीं लेगा, वो खाली बता देगा इस तहत कैसे ये काम हो रहा है। ये इसमें सारी कार्रवाई लिखित होती है, रिटर्न होती है, रिटर्न वर्क है, ओरली कुछ नहीं। अधिकारी ये नहीं कह सकता कि आपका नक्शा पास हो गया, नगर निगम में आपने आवेदन किया है मकान के लिए के नक्शे के लिए, तो आप अधिकारी ने कह दिया दोस्ती में कि आपका नक्शा, नहीं, जब तक फाइल में लिखित नहीं होगा वो माना नहीं जाएगा। ये लिखित कार्रवाई है, इसमें प्रत्येक का मौखिक कुछ नहीं, ओरल कुछ नहीं होता। ये पूर्ण कार्य क्षमता है, फुल वर्किंग कैपेसिटी की मांग करता है। इसमें फुल कार्य क्षमता है, मतलब पूर्ण कार्य क्षमता होनी चाहिए, फुल वर्किंग कैपेसिटी होना चाहिए। इसमें कर्मचारी अधिकारियों को, इसमें जो काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी के तहत, कर्मचारी अधिकारियों को काम के बदले में वेतन का प्रावधान किया जाता है, और इसमें इनकी पदोन्नति भी होती है। इसमें वेतन के साथ साथ उनके कार्य के हिसाब से डे बाई डे उनकी पदोन्नति भी होती जाती है। अब इसके प्रकार जो है वेबर ने बताए, अलग अलग इसके प्रकार बताए। एक प्रकार उसने कहा अभिभावक नौकर, मतलब अभिभावक नौकरशाही उसने बताया। अभिभावक नौकरशाही यानी पेरेंट्स ब्यूरोक्रेसी, ये कहता है चीन में 960 ईस्वी में, और प्रशा जर्मनी जो है वहाँ 1640 से 1740 की जो सैनिक सेवाएं होती थी, मिलिट्री की जो सर्विसेज होती थी, वो अभिभावक नौकरशाही थी, पेरेंट्स ब्यूरोक्रेसी थी। मतलब उसमें जो कार्य करने वाले थे वो पेरेंट के अभिभावक के रूप में कार्य करते थे, इसको उसने बताया। इसमें क्या शास्त्रों में वर्णित आचरण से परिचितों को शक्तियां दी जाती थी, मिलिट्री को एक शक्तियां रहती थी और उसके हिसाब से काम करता था। दूसरी इसने प्रकार बताया जाति नौकरशाही, कास्टिज्म ब्यूरोक्रेसी, ये वर्ग पर आधारित होती है। इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात है, जो जनरली हम भारत में देखते हैं, कास्टिज्म ब्यूरोक्रेसी। अभी भी आप देखें, जाति पे प्रतिबंधित होने के बाद भी हमारे यहाँ सपाक्स और अपाक्स ये वर्ग बने हुए हैं, उच्च जातियों का सपाक्स, निम्न जातियों का अपाक्स, इनके बीच में काम होता है। तो जाति नौकरशाही की भी देखने को मिलती है अपन को। एक संरक्षक नौकरशाही, संरक्षक यानी पैटर्न ब्यूरोक्रेसी, उसमें 17वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में एक संरक्षक नौकरशाही थी। इसको वेबर ने लूट प्रणाली भी कहा है। इसमें सरकारों पे क्या है, व्यक्तिगत कृपा होती थी। इसमें सरकारी अधिकारी जो होते हैं उसमें व्यक्तिगत कृपा होती थी, राजनीतिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता, राजा या किसी पे खुश हो गया उसको सूबे की जिम्मेदारी दे दी। ये संरक्षक नौकरशाही रहती थी। एक होती है गुण आधारित नौकरशाही, मतलब क्वालिटी बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। इसमें सरकारी कर्मचारियों के गुणों के आधार पर उनकी कार्रवाई चलती है, तो ये कहलाती है क्वालिटी बेस्ड ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। अब इसमें कर्मचारियों की दशाएं क्या हैं, वेबर ने नौकरशाही में कर्मचारियों की दशा की भी बात करती है। उसका कहना है कार्यालय का काम एक बिजनेस के रूप में होता है। यहाँ पे कार्यालय का काम जो है एक बिजनेस के रूप में होता है। प्रत्येक कर्मचारी इसमें ट्रेंड होता है, इसमें हर आदमी को ट्रेंड होना पड़ता है, स्किल पे आधार पर होता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप ऊंचे पद पे नहीं जा सकते, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा आपको। इसमें व्यक्ति की योग्यताएं, जो भी व्यक्ति की योग्यताएं हैं, क्वालिटीज हैं, कार्यालय में उसकी स्थिति तय करती है। एक चपरासी की स्थिति, चूंकि वो फाइल लानता ले जाता है, वो हो जाती है।
क्लर्क की अलग है, एलडीसी, यूडीसी, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, ये सबके उनकी स्थिति तय करती है। जिसके पास जो योग्यता होती है उस योग्यता, उस कैपेसिटी के बल पे, उस क्वालिटी के बल पे उसका पद निर्धारित होता है। ऊंचे पद पे ऊंची योग्यता वाला आदमी जाता है, निम्न योग्यता वाला निम्न पद पे जाता है। यहां ईमानदारी से कार्य करने की अपेक्षा होती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि मतलब हर व्यक्ति को जानकारी रहती है फाइल की, लेकिन वो उसकी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, किसी के साथ उसको बांटेगा नहीं, इसलिए इसमें ईमानदारी की बात की जाती है। व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव क्या हुआ, आप देखिए नौकरशाही का इंडिविजुअल लाइफ पे क्या है। समाज में उच्च सम्मान मिलता है, कलेक्टर को देखिए उच्च सम्मान है, एक क्लर्क को भी उच्च सम्मान है। लोग जानते हैं ये वहां का क्लर्क है, वहां का बाबू है, नगर निगम का बाबू यानी महत्वपूर्ण हो गया। यूनिवर्सिटी का डिप्टी रजिस्ट्रार महत्वपूर्ण हो गया, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार महत्वपूर्ण हो गया। तो समाज में सम्मान मिलता है। और ब्यूरोक्रेसी में व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं अपन, पद के हिसाब से वेतन मिलता है। एक विश्वविद्यालय के कुलपति का पद सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च वेतन है। एक चपरासी वहीं विश्वविद्यालय का, वो भी 24 घंटे काम करता है जितनी देर, बल्कि उनसे ज्यादा काम करता है कुलपति जी, लेकिन उसका वेतन उनकी तुलना में बहुत ही कम होता है। दूसरी चीज, इसमें पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। आपकी नियुक्ति क्लर्क के रूप में हुई, बहुत से लोगों को हैं कि विश्वविद्यालय में वो क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, उन्हें पढ़ाई करी, उन लोगों ने पढ़ाई करके वांछित योग्यता प्राप्त की, और जब विज्ञापन निकला विश्वविद्यालय में, उन्होंने आवेदन किया और वो वहां पे क्या बन गए, लेक्चरर बन गए। लेक्चरर से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, और धीरे धीरे मैंने ऐसे भी प्राध्यापकों को देखा है जो लेक्चरर से जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी और बाद में वो विश्वविद्यालय के कुलपति पद तक पहुंच गए। यानी पदोन्नति के अवसर यहां पे आपको ऊपर तक ले जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी इतना बढ़िया अधिकारी तंत्र है, लेकिन इसकी आलोचना भी खूब हुई है। खुद ही वेबर ने कहा ये एक आवश्यक बुराई है। वेबर खुद कहते हैं नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, ईविल है। ये व्यक्ति को मशीन बनाती है कि उसके मशीन की तरह से काम होता है, तो इधर से उधर फाइल लाना ले जाना बिल्कुल मशीन की तरह। ये अमानवीकरण को वृद्धि देती है, इसमें अमानवीकरण को मिलता है। पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां भी हो जाती हैं, बोले इसमें नियुक्तियां भी पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। ये आदर्श प्रतिमान है जो कि वास्तव में रियलिटी से काफी अलग है। ये आदर्श प्रतिमान है जो यथार्थता से दूर है। इसमें अनावश्यक विलंब भी होता है, क्योंकि अधिकारी रखे हैं फाइल, कर्मचारी रखे हैं कि हम आपको फाइल नहीं बढ़ा रहे आगे, जब तक हम फाइल नहीं बढ़ाएंगे आगे नहीं होगा। अनावश्यक विलंब होता है। इसमें भ्रष्टाचार को भी मौका मिलता है, ये करप्शन को देती है। बाबू को मालूम है कि आपकी फाइल में ये काम होना है, वो आपकी फाइल दबा के बैठा है। विद्यार्थी को डिग्री चाहिए, आवेदन किया, बाबू दबा के बैठा, उसको मालूम मेरे को जाना है 3 दिन, फिर वो इलीगल डिमांड करता है और वो मांग जिसको डिग्री चाहिए वो दे देता है। तो ये भ्रष्टाचार को देता है। लेकिन फिर भी रॉबर्ट मल्टन, फेडरिश, इन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रारूप है। ये वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का पांडित्यपूर्ण सिद्धांत है। वो कहते हैं वेबर का एक हाई क्लास का पांडित्यपूर्ण सिद्धांत है। ब्यूरोक्रेसी आज भी चल रहा है, हमारा जो भी है इसको लाल फीताशाही भी इसीलिए कहते हैं, इसमें विलंब होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि हर शासन उसी के चलता है। हमारी कोई भी सरकार जो है, आज हमारी जो सरकारें चल रही हैं वो नौकरशाही पे तो चल रही हैं। प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, क्या करना है, अब उनके अधिकारी तय करते हैं। अब वो पूरी योजना बनाते हैं, फिर प्रधानमंत्री उस पर क्रियान्वयन करता है, उस पर योजना बनाता है। तो ये था हमारा ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही।